थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक के हर चैप्टर में धन कमाने के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें 500 से ज़्यादा अति दौलतमंद लोगों की ज़िंदगी को सावधानी पूर्वक काफ़ी वक्त तक एनालाइज करने के बाद खोजा गया है। इन रहस्यों का ज्ञान आज से 25 वर्ष पूर्व एंड्रयू कार्नेगी के माध्यम से ज्ञात हुआ था। तब कन्नी नामक उस वृद्ध व्यक्ति ने इन रहस्यों के बारे में मुझे बताया था। फिर वह कुर्सी में बैठ गए और अपनी चमचमाती हुई आंखों से यह देखने लगे कि मेरे अंदर पर्याप्त दिमाग है या नहीं, मैं उनकी बातों को समझ पा रहा हूँ या नहीं। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी बातों को समझ चुका हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं अगले 20 वर्ष, हाँ 20 वर्ष या फिर इससे अधिक उन पुरुषों, महिलाओं और संपूर्ण विश्व को देने के लिए तैयार हूँ या नहीं जो इन रहस्यों के अभाव में असफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने सहमति में सर हिला दिया और मिस्टर कार्नेगी के सहयोग द्वारा मैंने अपने इस वादे को पूरा किया। इस पुस्तक में वे रहस्य हैं जो हजारों सफल लोगों के जीवन के हर पहलू को देखकर ज्ञात हुए हैं। एंड्रयू कार्नेगी का वह जादू भरा सूत्र जिसने उनका भाग्य बदल दिया, जिसके पास यह खोजने या फिर जानने के लिए वक्त नहीं है कि कोई व्यक्ति दौलतमंद कैसे बनता है। उन्होंने सोचा कि शायद वह इन नियमों की जांच पड़ताल करके उन लोगों तक इस रहस्य को पहुंचा सकेंगे जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इन रहस्यों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जा सकता है और अगर इस ज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तथा स्कूल की शिक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए तो स्कूल में विद्यार्थियों को कम समय बिताना पड़ेगा। चार्ल्स एम श्वाब और उनके जैसे कई नौजवानों के साथ उनके अनुभवों ने मिस्टर कार्नेगी की इस बात को पुख्ता कर दिया कि स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका व्यापार और संपत्ति कमाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अंत में वह एक निर्णय पर पहुंचे कि अगर इन रहस्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए तो अन्य लोग भी उतने ही सफल हो सकते हैं। उनकी इस कोचिंग ने कई लोगों के भाग्य बदल दिए। विश्वास वाले अध्याय में वह तरीका अमल में लाया गया है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन की वह आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी लिखी गई है। इस कल्पना का वास्तविक रूप में रूपांतरण एक नौजवान व्यक्ति ने किया, जिसके द्वारा कार्नेगी ने सिद्ध किया कि यह फॉर्मूला हर किसी पर समान रूप से काम करता है। इस रहस्य का एक एप्लीकेशन नौजवान चार्ल्स एम श्वाब के लिए बहुत बड़ा भाग्य बदल देने वाला कारक साबित हुआ। दोनों ही मामलों में वह चाहे पैसा हो या फिर अवसर, अगर ऊपरी तौर पर बात की जाए तो इस एप्लीकेशन के फॉर्मूले ने $600 मिलियन का फायदा किया। ये तथ्य, हाँ इसे तथ्य ही कहेंगे, मिस्टर कार्नेगी के करीब हर व्यक्ति को पता था। आपको यह जानना जरूरी है कि यह पुस्तक तब आपको बहुत फायदे दे सकती है जब आपको पता हो कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए। 20 वर्ष के प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद इन रहस्यों को 1 लाख से ज़्यादा महिला और पुरुषों ने अपने निजी लाभ के लिए उपयोग किया। कईयों ने अपने भाग्य बदल लिए जबकि कई अपने घर में खुशियां और सामंजस्य पाने में सफल हो गए। उस रहस्य को मैंने इस पुस्तक में कम से कम 100 बार दोहराया है। इसे सीधे तौर पर नाम न लेकर इसे सफल कार्यों के द्वारा दर्शाया गया है। जो लोग तैयार हैं और इसकी खोज में लगे हैं वे तुरंत इसे पहचान सकते हैं। इसलिए मिस्टर कार्नेगी ने इसे बड़े शांतिपूर्वक बिना कोई नाम दिए मुझे बतलाया है। अगर आप इसे प्रयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप इस रहस्य को हर अध्याय में कम से कम एक बार ज़रूर पहचान जाएंगे। काश मैं आपको बता सकता कि आप कब तैयार हैं। आप स्वयं ही इसे खुद पहचान लेंगे कि आप कब इन रहस्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था, मेरा बेटा जो उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, उसकी कहानी अध्याय 2 में है, जिसने अपने लिए वह रहस्य खोजा जिससे उसने अपनी दुनिया ही बदल ली। उसे ध्यान से पढ़ें। उसने इस जानकारी का उपयोग कुछ इस तरह किया कि वह इस स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने एक आम आदमी के एवरेज वेतन से अधिक वेतन पर नौकरी करना प्रारंभ किया। उसकी यह कहानी विधिवत अध्याय 2 में बताई गई है। अगर आप हताश हैं, आपके पास कठिनाइयां हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अपंग हैं, तो एंड्रयू कार्नेगी द्वारा बताए गए रहस्य मेरे बेटे की कहानी द्वारा आपकी उम्मीदों में एक बार फिर से जान डाल देंगे। आपको वह सब हासिल हो जाएगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं। यह रहस्य राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। यह विचार युद्ध के समय ट्रेनिंग के माध्यम से हर सैनिक को बताया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया था कि यह धन जुटाने में काफ़ी बड़ा कारक सिद्ध हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में मैनुअल एल क्वेजन, उस समय फिलीपीन द्वीप समूह के आयुक्त थे, लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने इस रहस्य का उपयोग किया। इस रहस्य की सबसे खास बात यह है कि जो इस रहस्य को पहचान लेते हैं
वे सफलता की राह में चल पड़ते हैं और कभी हार के सामने समर्पण नहीं करते। यह कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जिससे बिना कुछ किए आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए। मैं जिस रहस्य के बारे में बता रहा हूँ वे बिना मूल्य के प्राप्त नहीं होंगे, जबकि सच बताऊं तो उसका मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत कम है। जो लोग इस रहस्य को नहीं खोज रहे हैं वे चाहे जितना ही धन खर्च कर दें, उन्हें यह रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस रहस्य को धन से नहीं प्राप्त किया जा सकता क्योंकि यह 2 भागों में आता है। एक भाग तभी प्राप्त होगा जब आप उसे हासिल करने के लिए तैयार होंगे। यह रहस्य उन लोगों को समान रूप से मदद करता है जो इसके लिए तैयार हैं। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था तकरीबन उसी समय थॉमस एल्वा एडिसन ने इस नियम का इतनी बुद्धिमत्तापूर्वक पालन किया कि वह विश्व के अग्रिम आविष्कारक बन गए, जबकि विद्यालय में उनकी शिक्षा मात्र 3 महीनों की ही थी। फिर इस रहस्य को मिस्टर एडिसन के बिजनेस पार्टनर को बताया गया और उसने इसके सहारे भविष्य का निर्माण कर लिया, जबकि उस समय वह मात्र $12,000 प्रति वर्ष कमाता था। आप उसकी कहानी को इस अध्याय के शुरुआत में ही पढ़ेंगे। आप इस कहानी के माध्यम से यह सीख सकते हैं कि दौलतमंद लोग आपकी पहुंच से अधिक दूर नहीं। अगर आप चाहें तो आप भी उन तक पहुंच सकते हैं। आप हर वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर खुशियां हों। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला। इसका जवाब पुस्तक खत्म करने के पहले ही प्राप्त हो जाएगा। आपको यह अंत से पहले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। जब मैं इन रहस्यों के 20 वर्ष के टेस्ट के दौर से गुजर रहा था तो मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं का परीक्षण किया जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें सफलता कार्नेगी के रहस्यों से प्राप्त हुई है। हेनरी फोर्ड, थियोडर रूज़वेल्ट, विलियम रिंगले, जॉन वनमेकर, जेम्स जे हिल, विल्बुर राइट, विलियम जेनिंगसन ब्राइन, वुड्रो विल्सन, इलिया हॉरवर्ड टाफ्ट, एल्बर्ट एच गेरी, किंग जिलेट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकीफेलर, थॉमस ए एडिसन, F.W. वुलवर्थ, क्लारेंस डेरो। ये नाम उन सैकड़ों जाने माने लोगों में से कुछ नामों को ही दर्शा रहे हैं। अमेरिकी लोग जिनकी उपलब्धियां चाहे वे आर्थिक हों या फिर कोई और उपलब्धि, उन व्यक्तियों ने इस बात को सिद्ध किया है कि वे इन नियमों को समझकर अमल में लाकर ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं जिन सफल लोगों को जानता हूं सभी ने इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता को अपने द्वार पर बुलाया है। मैंने कभी ऐसे सफल व्यक्ति को नहीं देखा जो इन रहस्यों को जाने बिना दौलतमंद बन गया हो। इन बातों को ध्यान में रखकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि ये रहस्य उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे लोकप्रिय रूप से शिक्षा कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा क्या है? जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्कूल की शिक्षा इन सभी लोगों ने कम ही अर्जित की थी। जॉन वैनमेकर ने एक बार बताया था कि उन्हें स्कूली शिक्षा इतनी ही हासिल हुई है जितना स्वचालित यंत्र को पानी की आवश्यकता होती है। हेनरी फोर्ड ने तो 10वीं तक पढ़ाई नहीं की। मैं शिक्षा के महत्व को घटा नहीं रहा हूँ, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने अधिक शिक्षा हासिल नहीं की है तो भी ये रहस्य आपको उन उपलब्धियों तक पहुँचा सकते हैं और आपको धनवान बना सकते हैं। मैं जिस रहस्य की बात कर रहा हूँ वह किसी अध्याय में उभर कर सामने आ जाएगा। यह तभी होगा जब आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे आपके सामने आए, चाहे वह पहला अध्याय हो या फिर अंतिम, थोड़ी देर ठहरिए और उस वक्त का आनंद लीजिए। अध्याय 1 में उस व्यक्ति की कहानी है जो मेरा मित्र है। उसने इस रहस्य को अमल में लाकर बहुत व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल की जो इस रहस्य को पुख्ता करने के लिए काफ़ी हैं। यह याद रखें कि इस पुस्तक की बातें और कहानियां तथ्यों पर आधारित हैं, न कि कल्पनाओं पर। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उन महान सार्वभौमिक नियमों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ बताना ही नहीं, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है, जिससे आप सफलतम शुरुआत कर सकें। अंत में मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा जो आपको कार्नेगी के रहस्य को पहचानने में मदद करेगा। वह यह है, सभी उपलब्धियां, सभी दौलतमंद लोग सिर्फ एक विचार से ही शुरुआत किए हैं। अगर आप इन रहस्यों को पकड़ने के लिए तैयार हैं तो आपने इस रहस्य के आधे भाग को प्राप्त कर लिया है। अब आपको बस आधे भाग को पहचानने की ज़रूरत होगी। नेपोलियन हिल, 1937। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन बाय इवॉल्व। एक व्यक्ति जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं।
एवं वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। एडविन सी बार्न्स ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वह धीरे धीरे प्राप्त हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस चाहत से हुई जो उसे महान एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। बर्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह स्पष्ट थी कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के दफ्तर में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ढंग से पढ़िए, उसकी सोच वास्तविकता में कैसे तब्दील हुई। फिर आपको वे 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में यह विचार कौंधा तब वह इस हालत में नहीं था कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उसके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली यह कि एडिसन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही एडिसन उसे जानता था। दूसरा यह, उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी पर्याप्त थी कि अधिकतर व्यक्तियों के आत्मविश्वास को डगमगा दें और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। परंतु उसके इरादे इतने कमज़ोर नहीं थे। वह दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिसन के प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह इस इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आया हुआ है। काफ़ी समय के बाद एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वह मेरे सामने एक पर्यटक की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारणवश यहाँ आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे यह ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्यों ने भी यह सिद्ध कर दिया कि मैंने उसको मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसने इस बारे में सोचा कि उसे एडिसन के साथ में काम करना है। इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर विचार शक्ति की यह बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही साक्षात्कार के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम मेहनताना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यह कार्य ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बर्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बर्न्स को अपने होने वाले भागीदार को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। उसका होने वाला भागीदार वहां उसके काम को परख सकता था। कई महीने बीत चुके थे, पर अपरोक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके जो उसने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा है। पर उसके मन में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही थी जिनका परिणाम बाद में निकला। पर तब तक वह अपने मनोमस्तिष्क में एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बर्न्स पूर्णतया एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वह तब तक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगा रहा जब तक उसने वह हासिल नहीं कर लिया जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। उसने कभी इस बात के लिए नहीं विचार किया कि इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, चलो सेल्समैन की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि उसने यह विचार किया, मैं यहाँ पर एडिसन के साथ बिजनेस करने आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता हूँ, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़े। यह सच ही है कि अगर आप एक उद्देश्य को लेकर पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात ना पता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वह अवसर दिला दिया जिसको वह तलाश कर रहा था। अवसरों की एक खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवसर अवतरित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अवसरों की यह चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजों से आते हैं और कई दफ़ा तो दुर्भाग्य तथा क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टॉर्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए अधिक उत्साही नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी,
उसने इस अवसर का लाभ उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह वह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग उत्साहित थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन का आविष्कारक। उसने इतनी सफलतापूर्वक इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को संपूर्ण देश के बाजार में वितरित करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस व्यवसाय की सफलता ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। यह व्यवहारिक संधि इतनी सफल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत धनवान बना दिया, पर इससे अधिक उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप चाह लें तो आप अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना धन कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उसने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए। जो भी यह संख्या रही हो, यह उस ज्ञान के सामने फीकी पड़ जाती है जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वह हासिल किया जो वह असल में चाहता था। बर्न्स ने तब यह सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करनी है जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वह इस विचार को और दृढ़ता के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वह उसे हासिल ना कर ले। उसके पास तनिक भी पैसा नहीं था, वह अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वह जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वह उस महानतम आविष्कारक का दायां हाथ बन बैठा। आओ अब उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लक्ष्य से मात्र 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी ना कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। आर.यू. डर्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वह अपने अंकल की यह कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वह पश्चिम की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का निर्माता है, न कि जमीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक यह मुश्किल था, पर सोने की उनकी भूख निश्चित थी। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें एक चमचमाता हुआ ऐसक प्राप्त हुआ। उन्हें इस ऐसक को बाहर निकालने के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मेरीलैंड वापस आए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता के बारे में समझाया। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उस सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। उन्होंने उस सिरे को पाने के लिए कुछ और प्रयास किए, पर सफलता हाथ न लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। वो एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर वापस आ गए। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वह व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान को देखने के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, जहाँ से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में हुआ भी वही। वह कबाड़ी उस खान से निकले ऐसक की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वह जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने से पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना ज़रूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतनी हानि होने के पश्चात वह इस गम से तब निकल पाया जब वह एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया और उसे पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वह उस घटना को भूला नहीं था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह असीम दौलत से मात्र 3 फीट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना हो यह ज़रूरी नहीं। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसने यह तय कर लिया कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना ना निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ ना कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी सफलताओं से होकर गुजरता है।
अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नज़दीक थी। वह लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नज़दीक होती है। दृढ़ता का 50 सेंट लेसन। हार्ड नॉक्स विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कुछ दिनों बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले कांड से यह पता लग गया था कि ज़रूरी नहीं कि ना का अर्थ ना ही हो। एक दोपहर वह अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत ज़मीन थी, जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी धीरे से दरवाज़ा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने 50 सेंट मंगाए हैं। मैं नहीं दूंगा, दफा हो जाओ, अंकल ने चिल्लाते हुए बोला। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वह कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए। काम में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने पलटकर देखा तो उस बच्ची को खड़ा पाया। वह फिर से चिल्लाए, जाती हो यहाँ से या फिर मैं भगाऊं? उस लड़की ने फिर से यह जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज मार ही डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति हैं। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नज़दीक पहुंचे, वह लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ गई और अंकल के नज़रों से नज़र मिलाते हुए दृढ़तापूर्वक बोली, वह पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं पर रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रॉड को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और अपने जेब में हाथ डालते हुए आधा $1 निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया। उस बच्ची ने वह पैसे लिए और बिना नज़र हटाए जाने लगी। उसके जाने के पश्चात अंकल एक बक्सानुमा चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति को इतने दृढ़तापूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया था? इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्न के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक ठीक जवाब नहीं मिल रहा था। जानते हो, डर्बी ने उस असामान्य घटना के बारे में लेखक को उसी पुरानी मिल में ले जाकर बताया, ठीक उसी जगह पर जहां उसके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मिल में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी, और डर्बी फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न कर बैठे, आखिर उस बच्ची के पास ऐसी कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस सिद्धांत में पूरी जानकारी है जिसको ठीक ठाक उस बच्ची की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और यह पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर वह कौन सी विचित्र शक्ति थी जिसने उस बच्ची का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको इस असीम शक्ति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में कहीं ना कहीं आपको यह पता लग जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने लाभ और ज़रूरत के लिए कैसे प्रयोग करना है। इस शक्ति की जानकारी अगले अध्याय में भी हो सकती है या फिर उसके बाद वाले में भी। यह एक अकेले विचार के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी प्लान या उद्देश्य के रूप में भी। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है जब आपने कुछ खोया था, आप हताश हुए थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद आप वह वस्तु फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोई थी। मैंने डर्बी को यह बताया कि उस बच्ची ने बेइरादतन उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी श्रीमान डर्बी के मन में उनके 30 वर्ष की सफलतम बीमा एजेंट की राह एक एक कर फिल्म की भांति चल पड़ी। उन्हें यह एहसास हो गया कि बीमा एजेंट के रूप में सफलता किसी कागज़ पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वह उस एक अमूल्य पाठ की वजह से थी जो उस बच्ची से उस दिन उन्होंने सीखा हुआ था। श्रीमान डर्बी ने यह बताया
जब भी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बच्ची का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है, असल में ना का अर्थ ना नहीं होता है। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा खरीदार वही लोग हैं जिन्होंने पहली दफा ना कहा था। उसने याद किया कि वह सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट पहले ही रुक गया था, पर उस अनुभव ने उसे सफल होना सिखा दिया। उसने डर्बी को यह सिखा दिया कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। वाह यार। श्रीमान डर्बी और उनके अंकल, उस मजदूर की बेटी और सोने की खान, ये तीनों कहानियां निस्संदेह हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए लेखक श्रीमान डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमा की वजह से हर वर्ष उन्हें 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने तक की ताकत दी। जिंदगी विचित्र है और आसान भी। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है और कभी असफलता, कभी प्रसन्नता मिलती है, कभी निराशा। पर इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। डर्बी को ही देख लीजिए, 2 वाक्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने उन सफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया और उसमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। परंतु विडंबना यह है कि कोई असफलता चाहता ही नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। कई दफा असफलता ही हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। इससे पहले ही हम उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ें, आपको यह सुझाव बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वे इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में यह सोचते हैं कि इतने वर्ष यह कहाँ छुपा हुआ था। यह एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है, क्योंकि हजारों वर्ष आम जनमानस का यह विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मन स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है। जिनके पास भी निश्चित लक्ष्य होते हैं, वे कम या फिर नगण्य मेहनत में ही वह सब हासिल कर लेते हैं। आप और आप में से कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मन स्थिति को प्राप्त किया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्षों की मेहनत है। मैंने लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से व्यक्ति धनिक कैसे बनता है। एक बहुत ही ज़रूरी सत्य बताने जा रहा हूँ। 1929 में देश के व्यापार मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वह अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय बाद जैसे ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना प्रारंभ किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसा ही था जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करना प्रारंभ करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वह सोना बन जाता है। यह आपको असंभव लग रहा है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हम मानव जाति की यह कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। वह इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका होता है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। यह बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मैंने बचपन में एक शब्दकोश की किताब खरीदी और जानते हो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप भी अपनी जिंदगी से असंभव शब्द को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है, असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए सहायक होगी जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से हटाकर सफलता की ओर एकाग्र करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वे इस बात को जानते ही नहीं हैं कि अमीर लोगों की मन स्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को मात्र संयोग या फिर भाग्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है।
1000 व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता होता है, और वे लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करते। मैं हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूँ जो इस रहस्य को पूर्णतया उद्घाटित कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध V8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए तय किया था जिसके एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हों। यह डिज़ाइन पेपर पर तो बन गया था, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर ने हाथ खड़े कर लिए। उन इंजीनियरों का मानना था कि ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर यह इंजन नहीं बनाया जा सकता। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह मुझे यह इंजन चाहिए, यह तो असंभव है। एक ही साथ सभी इंजीनियर्स का जवाब था, आप काम करना शुरू कीजिए। फोर्ड ने आज्ञा दी, चाहे जितना वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक सफलता हाथ ना लग जाए। इंजीनियरों ने काम प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बीत गए पर कुछ हाथ ना लगा। 6 महीने और बीत गए, अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर्स ने हर वह पैंतरा अपना लिया था, पर सफलता उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह थी कि 1 साल बाद भी सफलता कोसों दूर थी, पर अब असंभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सभी इंजीनियरों को फिर से बुलाया और कार्य पर प्रगति पूछी। इस बार फिर से सभी इंजीनियर्स ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाइए फिर से काम पर लग जाइए, फोर्ड ने आज्ञा दी। हर हाल में मुझे यह इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वे फिर से काम में लग गए। अब जादू चल गया था, क्योंकि फोर्ड ने इस रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की दृढ़ता एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध किया कि असंभव और दृढ़ता में जीत दृढ़ निश्चय की ही होती है। अब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हैं कि उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उनको अमल में लाया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में लाते हैं तो आप भी उसी सफलतम पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान है जो इस समय बिल गेट्स का। फोर्ड ने उस समय ऐसी कार बनाकर परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी जिससे हर किसी के पास अपनी खुद की कार हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी से जुड़े व्यक्तियों के लिए नहीं रहा, अब यह हर किसी की ऑफिस में ज़रूरत हो गया है, विद्यालयों में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने निजी लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत मात्र 13 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ कर दी थी। 1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और स्टीव बलमेर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, के साथ एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। अब वह पूरी ऊर्जा अपने सपने को पूरा करने में लगाने लगे। इसमें कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगाए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की ज़रूरत बन सकती है। उनका यही निश्चित उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना। अपना सबसे मुख्य लक्ष्य हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वे लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार प्रति सुधार करते गए। सबसे खास बात, उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वे विश्व की सबसे बड़ी दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनकी सहायक उनकी पत्नी मिलिंडा है। आप अपने भाग्य के विधाता हो और अपने मन के राजा। जब इंग्लिश पोएट W.C. हिनले ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ और अपने मन का राजा, उन्हें उसी समय हमें यह कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह व्योम, पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु या फिर चल रहे हम लोग, सभी वस्तुएं ऊर्जा हैं जो सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र से बधी हुई हैं, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वह असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होता है और जो हम सोचते हैं उसे हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप में अवतरित करता है। अगर कवि ने इस सत्य का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं। उन्हें यह जोर देकर बताना चाहिए था कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती
कि आप जो सोच रहे हैं वह अच्छा है या बुरा। वह उन विचार को वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। इससे उसे कोई लेना देना नहीं है कि वह आपके लिए बुरे हैं या अच्छे। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और अपने से समान परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को अपनी ओर चुंबक की भांति आकर्षित करता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने का विचार पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे। तभी हमारे निश्चित प्लान सफल हो पाएंगे। जैसा कि हेनली कवि थे, ना कि दार्शनिक। इस वजह से वह अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उनका अनुसरण करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस अटल सत्य में से पर्दा उठने लगा। इस पुस्तक में इन्हीं सब सिद्धांतों का वर्णन है। स्टीवन स्पिलबर्ग, एक अन्य व्यक्ति जिन्होंने हम अपने भाग्य के विधाता हैं उद्धरण को सही सिद्ध करके एक नई मिसाल दी, जो चलचित्र फिल्मों के सार्वकालिक महान निर्देशक साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म निर्देशन करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही एक पुराने कैमरा से शौकिया तौर पर फिल्में बनाने लगे। स्पिलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। एक गाड़ी में बैठकर आगंतुकों को यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा चक्कर घुमाया जाता था। स्पिलबर्ग उसी गाड़ी में छुपकर दो साउंड के बीच में बैठ जाते थे और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वह वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी यह आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। दिन प्रतिदिन बीतता गया और वह लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार के साथ हाथ हिलाकर सलाम करते और आते समय हाथ हिलाकर विदा हो जाते। वह हमेशा एक कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस लिए हुए होते थे, जिससे पहरेदारों को यह महसूस हो कि वह गर्मियों की क्लास लेने वाला छात्र है। अब तक उन्होंने कुछ निर्देशकों, लेखकों और संपादकों से व्यवहार भी बना लिया था। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में एक खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपना नाम चस्पा कर दिया था और वहाँ पर बैठने लगे थे। इसी तरह से एक दिन उनकी वहाँ के उस समय के प्रोडक्शन हेड सिड सिंगबर्ग से मुलाकात हो गई। उन्होंने सिंगबर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। सिंगबर्ग उस फिल्म को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उनकी पहली फिल्म द सगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर अधिक व्यवसाय तो नहीं किया, पर इसे आलोचकों का बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म समारोह में इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले। उनको सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉस पुस्तक प्राप्त हुई। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने को तैयार था और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन निर्देशक भी मिल गया था। स्पिलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, इसके लिए प्रतिबद्ध थे। जबकि उनकी पिछली फिल्म द सगरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास व्यवसाय नहीं किया था। उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। उन्होंने प्रोड्यूसर से अपनी बात रखी और उस निर्देशक को हटाकर उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी। यह कोई आसान काम नहीं था। प्रारंभ से ही कुछ कठिनाइयाँ थी। प्रोडक्शन कंगाली के दौर से गुजर रहा था। खैर, जब 1975 में जॉस रिलीज हुई तो इसे दोहरी सफलता प्राप्त हुई। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और आलोचकों का बहुत प्यार पाया। रिलीज होने के 1 महीने में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में $10 करोड़ की कमाई कर डाली, जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसके बाद स्पिलबर्ग ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। उनमें इंडियाना जोन्स सीरीज पुरस्कृत द कलर पर्पल और एम्पायर ऑफ द सन शामिल हैं। कुछ समय पश्चात स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क नामक फिल्म निर्देशित की, जो उस समय के इतिहास की सबसे सफल फिल्म थी। यह स्पिलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। इसने $1 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। स्पिलबर्ग यहीं नहीं रुके। वे अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ बढ़ते गए। जब वह और 2 हॉलीवुड मुगलों ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसका नाम ड्रीमवर्क्स था। यह तो थी स्पिलबर्ग की कहानी। अब हम सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको याद रहे कि ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के जिंदगी से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के अनुभवों से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बड़े और जिन्हें अधिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई, फिर भी उन्होंने विश्व में अपना परचम फहराया। ये नियम बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आप अमल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ें, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 2 ऐसे लोगों की ज़िंदगियों की कहानी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े विस्मयकारी बदलाव लाए। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि ये दोनों व्यक्ति मुझसे काफ़ी करीब हैं। एक मेरा ऐसा करीबी दोस्त है जिसे मैं 25 सालों से जानता हूँ और दूसरा मेरा बेटा है।
इन दोनों व्यक्तियों की अचंभित कर देने वाली सफलता में अगले चैप्टर में बताए गए सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है। थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 2, इच्छा शक्ति। सफलता की ओर पहला कदम, दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम, बाय इवॉल्व। जब एडविन सी बर्न्स ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरा तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिसन उसे जिंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज्यादा थी। यह एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में यह निश्चय कर लिया था कि उसे यह हासिल करना ही है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिसन से मिला तो यह चाहत बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा भी थी। हो सकता है कि शुरुआत में यह चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वह एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में तब्दील हो चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स को भाग्य की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूँ तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। ना ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए वह एडिसन के दफ्तर में काम करने वाला सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, पर वह अपने मन में पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स सफल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे पलटकर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी ना हो गई और फिर वास्तविक रूप में न दिख गई। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिसन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे, मैं एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा। बल्कि उसने यह कहा कि उसे एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में साझीदार बनना है। उसने कभी यह नहीं कहा, मैं कुछ महीने यहाँ काम करूँगा, अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी तलाश करूँगा। बल्कि उसने यह बात रखी, मैं कहीं से भी शुरुआत करूँगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला, अगर मैं एडिसन के इस संस्था में असफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौके की तलाश करूँगा। उसने बोला, मुझे ज़िंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करता था जिसे एक बार युद्ध के क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना को शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी योद्धा की तरह हर व्यक्ति को वापस लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देना चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए ज़रूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर की आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे यह निर्णय ले सकें कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए
या फिर देश के किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई, उसने अपने साथी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी दफ़ा यह जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वह अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उसके साथी बुरे होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्तों की तरफ बढ़ चले। यही जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसे की ज़रूरत है वह पैसे की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून ना बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। इच्छाशक्ति के दम पर अमीर बनने के लिए ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकते हैं। पहला, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। नंबर 2, यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। नंबर 3, एक निश्चित तारीख तय कर लें आप कब तक वह धनराशि कमाना चाहते हैं। नंबर 4, अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। नंबर 5, एक कागज़ पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख। इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। नंबर 6, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपने नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वह धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल ना कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, मजबूत चाहत की ज़रूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वह आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने की कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि। आपको बस स्वयं स्वीकार करना है कि आपने वह धन अर्जित कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको वह धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इन सिद्धांतों को अव्यवहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की ज़िंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह ज़िंदगी की शुरुआत की थी। पर एक सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से अधिक दौलत कमा ली। ऊपर दिए गए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा, परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, न ही किसी त्याग की ज़रूरत है, न ही इसे अमल में लाने के लिए कोई बहुत अधिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की ज़रूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है।
जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वह निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं वे बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उन्हें यह जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के लिए नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई टेक्नोलॉजी, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांग के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है जो अपने स्वप्नों को कार्यों में तब्दील कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। ये वो लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीज़ों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज़, फैक्ट्रियाँ, कार और ज़िंदगी को सुगम बनाने के नए तरीके का इजाद किया है। आज सपने देखने वालों में दो ज़रूरी विशेषताएं होनी ही चाहिए: सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार और औद्योगिकरण को नए सांचे में डालकर नए तरीके से काम किए जाने का वक्त है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में दिखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी, वह आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सकें। आपको और हमें आगे बढ़ने का और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। कोपरनिकस, एक महान ज्योतिष जिसने दुनिया की बाहुल्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दी। सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता ये अस्थायी सफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड, एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा, उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। यह सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उसे अपने सपने पर विश्वास था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उसका यह सपना सच हो पाता वह 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपने का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फ़ोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसे उसका कैबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत ही कुछ क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए। जब उसने उनसे यह बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हैं। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है, विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। रे क्रोच एक और बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्कशेक का मिश्रण बेचा करते थे। उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे।
हर कोई अधिकतम उस मिल्कशेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उसे सन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर मिला। उसने वहां पर जाने का निर्णय लिया ताकि यह पता चल सके कि वे इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें यह सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडोनाल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू, हैमबर्गर, चीज़बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक उस क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। क्रोच को यह अवसर दिखा और उसने सोचा अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत ही कमाई की जा सकती है, शायद पैसों का अंबार लग जाए। उसने मैकडोनाल्ड बंधुओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडोनाल्ड देश का सबसे अधिक लोकप्रिय फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बना बल्कि इसने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रोच ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह के सपने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। ना ही अब विश्व सपने देखने वालों का उपहास करता है और ना ही यह कहता है कि यह अव्यावहारिक है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता मिली है वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाले संघर्षों से जरूर गुजरे होते हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनियान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था उसी के बाद ही उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वह इसलिए कि अधिकतर लोगों ने कभी यह सीखने की कोशिश की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे तब्दील किया जा सकता है। हेलन केलर जन्म से ही गूंगी, बहरी और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वह उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते उन्हें शराब की लत भी लग गई, पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराइयां हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपना पैसा अंचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की जिसने इन्हें अरबपतियों की सूची में ला खड़ा कर दिया। उन्होंने जो भी लक्ष्य तय किया वह सोना बन गया। वह सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वह देश के कई दूरदराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नौजवानों को हिंसा और अपराध को त्याग कर नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को ना कहकर शिक्षित बनाने की आवाज़ उठाई। उन्होंने कई संगठनों में सक्रिय नेता की भूमिका निभाई जिससे लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सकें। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ। वे जाति और रंग से अछूते थे। वह सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचार वाले और एक सपने दिखाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे, परंतु जब तक यह दुनिया रहेगी उनके नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन्हें साकार किया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उन्हें दुनिया ने पहली बार तब जाना जब बेहतरीन भारोत्तोलक को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया। पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ एक मस्कुलर व्यक्ति नहीं थे, उनकी जिंदगी में सपने और लक्ष्य थे। सपने साकार करके वे एक धनी व्यापारी, सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले फिल्म अभिनेता और अब कैलिफोर्निया के राज्यपाल बन गए। उनका जन्म ऑस्टिन में हुआ और बचपन भी वहीं गुजरा। बचपन से ही उन्होंने हैवी लिफ्टिंग की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती। इसके बाद 5 बार लगातार मिस्टर यूनिवर्स बनने का खिताब भी उन्हीं के नाम है। फिर वे यूनाइटेड स्टेट्स विस्थापित हो गए और वहाँ पर भी ऐसी ही प्रतियोगिता जीतते रहे। हालांकि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल होगा। उन्हें अब इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने के बारे में विचार किया। उनकी शारीरिक गठन की ट्रेनिंग ने उन्हें यह सिखा दिया कि आम जनमानस को इन सब की जानकारी नहीं है और ये जानकारी सभी से साझा करनी चाहिए। उन्होंने एक आंतकथा आर्नोल्ड द एजुकेशन ऑफ अ बॉडी बिल्डर लिखी जो बेस्ट सेलर साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए एक किताब लिखी जिससे वे अलग तरह की अभ्यास से अपने शरीर को गठित कर सकें। इस किताब ने उन्हें एक व्यापार करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने एक कंपनी खोली जो बॉडी बिल्डिंग के आयोजन कराती थी। इस व्यापार ने उनके लिए व्यवसायी क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोल दिए। उनका अगला लक्ष्य बड़ा फिल्म स्टार बनना था। हालांकि उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत तभी कर दी थी जब वह बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में थे। छोटे छोटे रोल करने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तब काम आई जब उन्हें बारबेरियन फिल्म में मुख्य रोल मिल गया। इस फिल्म श्रृंखला ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे अधिक मेहनताना वसूलने वाला नायक बना दिया। सन 2003 में श्वार्ज़नेगर राजनीति में आए और उन्हें कैलिफोर्निया का राज्यपाल चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। श्वार्ज़नेगर ने भी अपना जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ही झोंक दिया होता तो भी वह काफ़ी सफल हो जाता, पर उसने इससे कहीं ज़्यादा का सपना देखा। उसने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए जिनमें चुनौतियां थीं और उन्हें हासिल कर लिया। उसने अपने पिछली सफलताओं से शिक्षा बेकार नहीं जाने दी और उसका हर क्षेत्र में उपयोग किया। श्वार्ज़नेगर की तरह आप अपने आलोचकों से डरिए मत। आलोचकों ने उसकी पहली फिल्म में उसकी कड़ी निंदा की थी, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपना कार्य जारी रखा। इसी दृढ़ता ने उसे हॉलीवुड के सबसे अधिक मेहनताना लेने वाले अभिनेताओं में शामिल कर दिया। अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आपके पास यह मनस्थिति और इन सिद्धांतों के काम करने के नियम ढंग से पता हैं तथा इन्हें अमल कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए आप वह सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फ़र्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसका मन पूरी तरह से यह विश्वास ना कर ले कि उसे वह वस्तु मिल चुकी है। यह मनस्थिति विश्वास की होती है, न कि सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी इन सब को हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियाँ और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता। एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने धन के लिए जीवन से सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर मेरे पास प्राप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन ABS एक नियोक्ता है, वह आपको वह देता है जो आप मांगते हो, पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने ईश्वर से जो कुछ भी मांगा होता उसने राजी खुशी से भुगतान कर दिया होता। मैरी के एश, जो मैरी के कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी और विश्व भर में अपने कंपनी में काम करने वाले कंसल्टेंट्स की सफलता का राज आत्मविश्वास बताया। उनका यह करियर साल पहले प्रारंभ हुआ था जब उन्होंने स्टैनली होम प्रोडक्शन में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि अपने इस काम के प्रथम वर्ष में वह सफल नहीं हो पाई थी और इस काम को छोड़ देना चाहती थी, पर उनकी सोच तब बदली जब उन्होंने स्टैनले सेल्स का सेमिनार में भाग लिया। उन्होंने बताया उस वर्ष कंपनी की प्रतियोगिता में खूबसूरत, लंबी और सफल महिला को रानी के खिताब से नवाजा जाना था और उस वर्ष उस महिला को वह खिताब मिला जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और अध्यक्ष से बात करूंगी और उन्हें अगले वर्ष रानी का यह खिताब जीतने का इरादा बताऊंगी। श्रीमान बेवरिज मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, मुझे भी लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले वर्ष मुझे रानी का खिताब दिया गया। मैरी के ने इस बात को बताया कि सफलता हासिल करने के पहले कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि आप योग्य हैं और आप उस सफलता के असली हकदार हैं। उन्होंने अपने एक लेख में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ कदमों का अभ्यास करने के लिए बताया है। वे 4 कदम निम्न हैं। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उस व्यक्ति को सोचें जिसके जैसे आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए। आराम से शिथिल होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाइए। पिछली सफलताओं को याद कीजिए। हर कामयाबी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वह सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और सफल हो सकते हैं। पिछली सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हों उन कामयाबी को याद कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करें। साफ तौर पर यह तय कर लें कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित ना होइए। जिंदगी के लिए सकारात्मक रवैया रखें। खुद का सकारात्मक चित्र बताएं। आपकी जिंदगी
कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें और सकारात्मक रहें। इच्छाशक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। अब मैं आपको ऐसे पुरुष की असामान्य कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे चमत्कारिक पुरुष मैंने आज तक देखा ही नहीं, जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टरों ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो उन्होंने बताया कि शायद यह बच्चा कभी बोल और सुन नहीं पाएगा। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दे दी और खुद एक निर्णय ले बैठा कि ईश्वर बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं भेज सकता है और वह उसे पूरी जिंदगी इस तरह यातनापूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैंने यह सोच लिया था कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। यह मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर ज़रूर विश्वास करता था कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। मुझे महान एमर्सन की बात ध्यान आई। दुनिया की हर वस्तु सिर्फ एक बात ही सिखाती है, वह है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। यह हम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। कभी आंख बंद करके आवाज़ सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगी। वह रास्ता सिर्फ एक ही था, इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने इस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार ही हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और यह सोचा कि अगर यह सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने प्रण कर लिया कि अपने बच्चे के मन में कतई यह बात आने नहीं दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत के बीच रोप दूंगा और वह ज़रूर एक दिन बिना किसी उपकरण के सुनने और बोलने लगेगा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके, मैं अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि यह चाहत सत्य के रूप में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज़ उसके कान के पास यह सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन तनिक भी यह स्वीकार न कर सके कि वह सुन नहीं सकता। जैसे ही वह थोड़ा और बड़ा हुआ, वह आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा। हमने यह महसूस किया कि बेशक बहुत ही कम, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वह बोल तो नहीं पाता था, पर वह कुछ आवाज़ों को सुन ज़रूर लेता था। बस हमें यही चाहिए था। मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरा यह तरीका काम कर रहा है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर दिया, अचंभित कर दिया एवं आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए हुए थे। जब उस बच्चे ने एक गाना सुना तो वह उत्साहित हो गया था और गाने को सुनकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगा। वह कुछ तरह के गानों में उत्साह दिखाने लगा था। एक बार तो वह गाना चलाकर 2 घंटे तक खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमें आवाज़ की अस्थि चालन सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वह टेप रिकॉर्ड पर प्रतिक्रिया देने लगा, मुझे यह मालूम पड़ा कि जब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझ आता है। मैं अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो परिणाम निकला था वह इतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास का साथ दिया और ऐसी किसी भी नकारात्मक बात को मैंने मन में आने से पहले ही निकाल फेंका। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा का फल यह हुआ कि मेरा बच्चा मेरी आवाज़ को ठीक ठीक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूकता था कि वह बोल और सुन सकता है, कि बच्चों को दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है। मैं ऑफिस जाता, वहाँ पर उसके लिए कहानी लिखता और रात में सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में यह भी भरता कि वह बिल्कुल ठीक है और सुन एवं बोल सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूँ तो उसको हर बार एक अलग तरीके से सुनाता हूँ, उसे अलग रंगों से भर देता हूँ। उसका उद्देश्य उसके मन में यह भरना था कि उसका यह शारीरिक दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की एक बड़ी संपत्ति बनेगी। गीता में भी लिखा है, कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं, और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाइयाँ भी लिए होती है। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था इस कमी को किस तरह से उसकी संपत्ति के रूप में बदलना है, और मैं हर रोज़ उसे कहानियों में पिरोकर उसके मन में यह भरने की कोशिश करता कि उसकी यह विकलांगता दुनिया के बड़े काम आ सकती है।
मुझे यह बताया गया था कि उसके कानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी यह विश्वास जगा दिया। सबसे खास बात उसकी अब यह थी कि वह मुझसे प्रश्न नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर तरह से उसके मन में यह बात भर दी थी कि उसे अपने भाई से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेष था, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन अध्यापकों से मिलकर यह समझा दिया था कि उसे अधिक ध्यान दिया जाए। जब वह इतना बड़ा हो गया कि वह समाचार पत्र वितरण कर सके, तो मैंने उसे यह समझाना शुरू कर दिया कि वह अपने भाई, जो कि बाजार में समाचार पत्र बेचता था, से अधिक पैसा कमा सकता है, क्योंकि वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। हमने यह गौर किया, जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी सुनने की क्षमता बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उसके मन में अपनी कमी को लेकर ध्यान देने की आदत कतई नहीं थी। जब वह 7 वर्ष का हुआ, तब उसने पहली बार हमारी मेहनत को सफल सिद्ध किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ से बाहर बाजार में समाचार पत्र बेचने की अनुमति मांगी, पर उसकी माँ उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक माँ की तरह उनकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई ना दे और कोई दुर्घटना हो बैठे। फिर एक दिन अचानक वह मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर बाजार भाग गया। वहां एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे समाचार पत्र खरीदे, फिर बेच दिया। एक बार जब वह समाचार पत्र बेच चुका तो उसने फिर से खरीदा और बेचा। यह सब उसने तब तक किया जब तक कि शाम नहीं हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने पाया कि आज उसने सेंट कमाए। जब हम लोग घर पहुंचे तो वह अपने कमरे में बिस्तर में सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोली तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वह अपने बेटे की पहली कमाई पर भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरी प्रतिक्रिया विपरीत थी। मैं दिल खोल कर हंसा कि उसके मन में मेरा रोपा गया बीज एक आकार ले चुका है। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से सुन नहीं सकता, कहीं पैसा कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो। पर मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर व्यापारी को देखा जिसे अपने ऊपर पूर्णतया विश्वास है। उसने कदम उठाया और वह जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशियां दे दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था जो मैंने उसके मन में रोपा है वह उसके साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है। जब उसके बड़े भाई को कुछ चाहिए होता था तो वह जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता, रोने लगता और वस्तु को हासिल कर लेता। जब उस हल्के बहरे बच्चे को कुछ चाहिए होता था तो पहले वह पैसा कमाता और उस वस्तु को खरीद लेता। आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे यह पाठ पढ़ाया कि एक विकलांग व्यक्ति अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में न लेकर उनसे सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वह छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक नहीं सुनाई देता था जब तक कि उसके अध्यापक उसके पास आकर जोर से ना बोलें। हमने उसे गूंगे बहरों के विद्यालय नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वह सांकेतिक भाषा सीखे। हम चाहते थे कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजारे और इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ थे। यह इतना आसानी से नहीं हुआ, बल्कि हमें विद्यालय के लोगों से इस मामले में काफ़ी बहस भी करनी पड़ी। जब वह 10वीं कक्षा में था तब उसने एक कान में अच्छे से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब वह 6 साल का था तो शिकागो के रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के सर के एक भाग का ऑपरेशन किया था। उसने पाया कि उसके कान में ऐसी कोई भी प्राकृतिक अंग नहीं है जिससे सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में ऑपरेशन के 18 वर्षों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट दे दिया। उसे एक ऐसी विद्युतीय मशीन मिल गई जिससे सुनाई देने में आसानी हो, जो उसने ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे उस मशीन का प्रयोग करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसने ऐसी एक और मशीन का प्रयोग करने की कोशिश की थी पर सफल ना हो पाया था। अंततः उसने उस यंत्र को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया। ये क्या, एक सामान्य व्यक्ति की तरह आवाज़ सुनने की चाहत सच हो गई थी। उसने पहली बार इस तरह से आवाज़ सुनी थी जिस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है। ईश्वर अपने अजूबे बड़े रहस्यमयी तरीके से करता है। वह आज बहुत प्रसन्न था। उस मशीन ने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। तुरंत ही वह अपनी मम्मी का फ़ोन उठाने के लिए दौड़ पड़ता है और बड़े आराम से उस दिन उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी थी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ढंग से आवाज़ सुनी थी। पहली बार रेडियो सुना था और पहली बार सिनेमा भी सुना था। जिंदगी में पहली बार वो लोगों से सामान्य पूर्वक बात कर सकता था। दूसरे व्यक्तियों को जोर से नहीं बोलना पड़ता था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरी दुनिया में आ गया हो। हमने प्राकृतिक गलती को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से अस्वीकार कर दिया था। इस दुनिया में उपलब्ध एकमात्र अभ्यास से हमने प्रकृति को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। इच्छा शक्ति ने अपना काम कर दिया था, पर यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस विकलांग